हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना परक्विजिट की नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा है सैलरी। ठीक है। वी आर डूइंग चैप्टर सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। और सैलरी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है परक्विजिट। मैंने आपको बताया था बेटा, सैलरी चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। उसके बाद कोई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा पीजीबीपी होता है, बाकी इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें इतनी सारी चीजें लर्न करने वाली होती हैं। लर्न करने वाली चीजें आपके लिए बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है। इसमें तो ये होता है ना, हर पॉइंट पे आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है। और थोड़े लॉजिकल भी है, तो अगर आप रेगुलरली इसको समझते रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो अभी मैं क्या करा रहा हूं, अभी मैं अपने केवल प्रोविजंस करा रहा हूं। एक बार आपके सारे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चन करते वक्त फिर आपको ये प्रोविजन याद रहने बहुत जरूरी है। तो ये सारी वीडियोस जब प्रोविजन खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे सैलरी की। ठीक है। चलो, तो ये था हमारा परक्विजिट। परक्विजिट में बेटा मैंने लास्ट वीडियो में, दैट वाज वीडियो नंबर 5 पार्ट 5, तो उसमें मैंने आपको समझाया था रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब अगर आपको रहने के लिए घर दिया जाता है। परक्विजिट का मतलब क्या होता है कि आपको पैसे नहीं दे रहे, पैसे के बदले आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड बेनिफिट इन काइंड, राइट। तो पैसे नहीं दे रहे भाई, आपको रहने के, आपको चाबी दे देंगे भाई, ये रहा फ्लैट, इसमें रह। ठीक है। तो फ्लैट की जो वैल्यू है दैट विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक है भाई। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट परक्विजिट में। अगली जो चीज होती है, तो परक्विजिट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है। परक्विजिट दो टाइप के होते हैं। एक होता है मूवेबल, एक होता है मूवेबल। ठीक है। और एक होता है इमूवेबल। इमूवेबल मतलब घर वगैरह। ठीक है। तो वो तो मैंने आपको समझा ही दिया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला केस था उसमें। अब हम मूवेबल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मूवेबल। तो सर ये जो मूवेबल होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? भाई इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं मूवेबल परक्विजिट में। ठीक है। तो सर बहुत सारी चीजें क्या क्या होती हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक पॉइंट उठाऊंगा, आपको समझाता रहूंगा, आपको समझ आता रहेगा। ठीक है। तो पहली जो इसकी बात करेंगे, पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ लैपटॉप। अगर मैं बात करूं यूज ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर, लैपटॉप बोल दो या कंप्यूटर बोल दो, हम मूवेबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपकी कंपनी आपको लैपटॉप देती है, कंप्यूटर देती है, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको हम देसी भाषा में बोलते हैं गले में घंटी। ठीक है। जैसे एक बिल्ली होती है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। ठीक है। तो गले में घंटी बांध देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं, कोई बुरा बुरा ना माने। तो भाई बिल्ली कहीं भी जाएगी ना, पता लगता रहेगा। समझ आ रही है? मतलब एम्प्लॉय का कंट्रोल है पूरा, राइट। एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रोल है। तो भाई ये गले की घंटी होती है। ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त जॉब कर रहा था, तो जब वो जॉब कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, उसको उसकी कंपनी ने मोबाइल पकड़ा दिया, तो वो बहुत खुश हुआ। ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो बहुत खुश हुआ कि अरे भाई देखो, मेरी कंपनी ने मुझे मोबाइल दिया है। अब होता क्या था कि भैया रात को 10 बजे भी ऑफिस, मतलब उसके बॉस की कॉल आती थी कि भैया क्या रिपोर्ट है, क्या है क्या नहीं है। 11 बजे भी कॉल आ रही है, मतलब उसको ऐसा लगा कि भैया ये तो मेरे मतलब परेशानी का वो हो गया कारण। समझ आ रही है? सेम कहानी मोबाइल के साथ लैपटॉप और कंप्यूटर की भी होती है भाई। ठीक है। कंपनी अगर आपको लैपटॉप दे रही है तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है। समझ आ रही है? कंपनी ने ही बेनिफिट उठाना है। वो भैया रात को 12 बजे भी आप पीपीटी बना रहे हो। समझ आ रही है? तो अगर, तो मैं इसको तो एक बार मिटा देता हूं। ठीक है। इसको मिटा देता हूं, ये आपको समझ आ गया है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। चलो, तो अगर कंपनी आपको लैपटॉप देती है, आपकी कंपनी अगर लैपटॉप देती है, कंप्यूटर देती है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है?
तो सर बेनिफिट आप बोलोगे ये तो मेरे बेनिफिट के तो उल्टा जी का जंजाल है, समझ आ रही है। तो ये इसका बेनिफिट कुछ नहीं है, तो मतलब इसकी कोई वैल्यू भी हम ऐड करें और इनकम टैक्स भी दें उस पर, समझ आ रही है। तो सरकार भी समझ रही है कि अरे भाई ये तो इसकी कोई मतलब इसकी कोई ऐसी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि कंपनी के लिए काम करो बेसिकली। चलो आप अपने मूवी भी देख लोगे, आप लैपटॉप में मूवी देख लोगे, व्हाट्सएप चला लोगे, तो वो छोटा मोटा है। तो सरकार बोलती है चल ठीक है भैया, हम ये मानते हैं कंपनी के लिए काम करो, आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है जिस जो हम इनकम में ऐड कर पाए, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये ए वाला पार्ट हो गया। अब पार्ट बी, ठीक है। अब हम बी की बात करते हैं। तो सर बी क्या कह रहा है, मूवेबल एसेट्स अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर, ठीक है। तो कुछ एसेट ऐसी जो लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें लिख दूं अदर एसेट्स, अदर एसेट्स, ठीक है। अदर एसेट्स मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमने यहां पढ़ लिया, तो मैं इसको ऐसे करके क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं, उसके अलावा जो अदर एसेट्स होती हैं। सर उस अदर एसेट्स में क्या क्या एग्जांपल आती हैं, समझ लिया ना। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके लिए तो मैंने पहले ही बता दिया, तो मैं इसको हटा ही देता हूं, ठीक है। मैं इसको हटा ही देता हूं। तो सर क्या क्या आना चाहिए, तो भाई उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि जैसे सपोज आपको फर्नीचर मिलता है, ठीक है। सपोज आपकी कंपनी बोलती है हाँ भाई ये फर्नीचर यूज कर ले, ठीक है। फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीजें, कार हो गई, ये सारी चीजें अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर हो गई। तो कंपनी आपको ये दे रही है कि भाई यूज कर। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है। अच्छा मोटर कार के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, मोटर कार के बारे में अलग से बहुत एक पूरी क्लास मोटर कार के बारे में जाएगी, ठीक है। तो भाई इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, दो कहानी बनती है इसमें, दो कहानी बनती है, ठीक है। क्या बनता है बेटा, दो कहानी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो सर दो कहानी क्या बनती है, पहली कहानी है कि भैया ये उसने खरीदा हुआ है क्या, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या ये एम्प्लॉयर ने खरीदा हुआ है। मतलब अगर सपोज टीवी आपकी कंपनी कहती है ये ले भाई हमने तेरे को टीवी दिया, ठीक है। अब वो टीवी एम्प्लॉयर का खुद का खरीदा हुआ है, समझ आई। दो केस हो गए, या तो खरीदा हुआ है या रेंटेड बाय एम्प्लॉयर, या रेंटेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब एम्प्लॉयर के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ भाई किसी टीवी जो कोई टीवी वाला है ना उससे बात कर ली कि हाँ भाई चल मेरे 100 एम्प्लॉय रहते हैं, तो मुझे 100 टीवी किराए पे दे दे, उसका किराया ले ले, है ना, पर टीवी के हिसाब से। तो या तो एम्प्लॉयर का खरीदा हुआ होगा या उसने भी किराए पे लिया होगा। अगर खरीदा हुआ होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ठीक है। अगर खरीदा होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो अगर ये वाली कहानी होगी तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। सर एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है कि भैया टीवी खरीदे हुए 3 साल हो गए, 1 लाख का टीवी खरीदा था, सपोज 50,000 1 लाख का खरीदा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 साल हो गए। अब चौथे साल में टीवी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, ले भाई तू 1 साल के लिए यूज कर ले, तो 1 साल के लिए उसकी कोई वैल्यू तो होगी ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, कोई बेनिफिट, 1 साल में कितने रुपए का वो फायदा उठा रहा है, तो वो माना जाएगा 10% ऑफ 1 लाख। सर 1 लाख तो वो 1 लाख तो 3 साल पहले की बात है, हाँ भाई वो ये एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है, समझ आ रही है। एक्चुअल कॉस्ट स्टार्टिंग में जो खरीदा था उतने रुपए का, उसका 10% आप ले लोगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इसका मतलब एम्प्लॉयर का अगर खुद का खरीदा हुआ है तो एम्प्लॉय की इनकम में कितना ऐड होगा, 1 लाख का 10%, 10,000, तो इसका मतलब 10,000 रुपए का टीवी उसने 1 साल में यूज किया, उसकी वैल्यू यूज कर ली, समझ आ रही है, वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। सर अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया हुआ, खुद ही उसने रेंट पे लिया हुआ है, तो भाई इसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो और इजी हो गया, यहां तो निकालने की जरूरत पड़ी। यहां तो ये बोला जाएगा कि जितना वो रेंट दे रहा है, एक टीवी का जितना वो रेंट दे रहा है, सपोज वो रेंट दे रहा है 8,000 रुपए टीवी वाले को, कि भैया 1 साल के लिए, ऐसे बहुत चीजें होती हैं जो रेंट पे मिलती हैं। एसी भी रेंट पे मिलता है, समझ, अगर आपके एसी खरीदने का नहीं है ना, सपोज पैसे नहीं है एसी खरीदने का, आप खरीदना नहीं चाह रहे, तो एसी वाले होते हैं वो रेंट पे देते हैं, तो आप उनसे 1 साल के लिए
फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए वो रेंट लेते हैं और एक साल आप एसी चलाओ और एक साल के बाद उसको वापस कर दो। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक साल के लिए बिजनेस स्टार्ट किया मैंने और भी मेरे पैसे नहीं है, तो एक साल के लिए मैं लूंगा, फिर अगले साल दोबारा मैं उससे ले लूंगा। तो मुझे 50-60 हजार रुपए एसी खरीदने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे भी काम चलता है। अगर रेंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो रेंटेड क्या का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट। क्या होता है? जो एक्चुअल रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? एक्चुअल रेंट। ये हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल रेंट जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है माइनस, अभी मैं बताओ, अगर एम्प्लॉयर कह रहा है कि भैया एम्प्लॉयर ने उसको 8,000 रुपए रेंट दे रहा है एसी वाले को, ये जो भी है टीवी वाले को, ठीक है, और वो आपसे भी कुछ पैसे ले रहा है, सपोज आपसे ले रहा है 2,000 रुपए कि भाई टीवी चाहिए तो 2,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 8,000 रुपए मैं उसको दे रहा हूँ, 2,000 रुपए मैं इससे लूंगा। तो एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हो रहा है? एम्प्लॉय को 8,000 का बेनिफिट नहीं हो रहा। तो 8,000 में से, मैं मेरे एग्जाम्पल में 8,000 है तो 8,000 तो बेनिफिट हो गया, लेकिन 2,000 रुपए एम्प्लॉय दे भी तो रहा है, तो 8,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 6,000 रुपए। समझ आ रही है? 6,000 रुपए इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो आपकी इनकम में ऐड होगा। आप समझ रहे हो? एहसान तो 6,000 रुपए का ही है ना। अगर सपोज ये 2,000 नहीं होता, अगर ये 2,000 नहीं होता तो एहसान कितने का होता? एहसान होता 8,000 रुपए का, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं एक्चुअल रेंट, ठीक है, एक्चुअल रेंट, ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, ठीक है। एनी अमाउंट लेस करेंगे, एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय, एनी अमाउंट रिकवर्ड, ये हर किसी में चलेगा, रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय से जितना पैसा मिल गया उतना तो एहसान कम हो गया ना फिर, राइट। अच्छा, ये चीज हर किसी में चलेगी। अगर सपोज कोई भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट है जिसका रेंट वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जो रेंट पे कर रहा है वो उसका बेनिफिट है, समझ आई। लेकिन अगर एम्प्लॉय कुछ वापस भी दे रहा है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ वापस ले रहा है तो उतना एहसान माइनस हो जाएगा। समझ आई? इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये दो बातें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, राइट। तो लैपटॉप और कंप्यूटर की कहानी समझ आ गई। अच्छा, ये किस लिए? यूज के लिए है, यूज, ठीक है। अगर मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इसमें भी दो एक अलग टॉपिक आएगा, जब कंपनी एम्प्लॉय को बेच ही देती है कि हाँ भाई ये ले, ये पुराना है, हमारे पास ये पुराना एसी है, अब ये तो खरीद ले। समझ आ रही है? खरीदना एक अलग चीज है। जब कंपनी एम्प्लॉय को कोई सामान बेच देगी वो एक अलग बात है, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे वो केवल यूज करने के लिए दे रही है। तो अभी हम केवल यूज वाली बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अभी हम केवल यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया है या कोई और अदर एसेट यूज करने के लिए दी है तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब सर क्या है? अभी तो यूज की बात थी, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ट्रांसफर की। सर पिछली स्लाइड में क्या था? यूज। इस स्लाइड में यूज वर्ड नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द वर्ड यूज। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, यस। अगर हम मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, अगर हम मूवेबल एसेट को ट्रांसफर करते हैं, सर ट्रांसफर मतलब कंपनी ने एम्प्लॉय को टीवी बेच ही दिया, समझ आई। पुराना टीवी हो गया, कंपनी के पास होता है ना, पूरा टेंडर आता है भाई। सपोज एसी लगाए 10 साल हो गए, अब वो एसी बार बार दिक्कत कर रहे हैं थोड़ी, तो कंपनी कहती है कि भैया पूरे फ्लोर के जितने भी एसी हैं, 50 एसी हैं, वो चेंज कर दो, नए कर लगा दो। अब वो पुराने एसी क्या करेगी? पुराने एसी अपने मतलब पहले एम्प्लॉय से पूछ लेती है भैया किसको एसी खरीदना है, तो एसी जिसको खरीदना है भैया 5,000 रुपए में एसी खरीद लो, तो बहुत एम्प्लॉय खरीद भी लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जब हम बेच देते हैं, जब कंपनी एसेट को बेच देती है, कंपनी किसको बेचती है? कंपनी मतलब एम्प्लॉयर किसको बेचेगी? एम्प्लॉई, ठीक है। तो सर उस केस में क्या होता है? ठीक है, उस केस में 3 कहानियां बनाएंगे हम,
ठीक है। तो पहली बात करेंगे हम कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे हम? कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप टाइप, ठीक है। तो भाई इसमें सबसे पहले याद रखना रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है। रिटर्न डाउन वैल्यू पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बोलो रिटर्न डाउन वैल्यू पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या रेट लगेगा? एट द रेट 50%। 50% का रेट लगेगा, इसको ये ध्यान रखना, ठीक है। और सर दूसरी चीज होती है मोटर कार। सर मोटर कार को अगर बेच दिया, समझ आ रही है, अगर मोटर कार को बेच दिया तो इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा और वो लगेगा एट द रेट 20%। क्या लगेगा? एट द रेट 20%, ठीक है। और तीसरी चीज है अदर एसेट्स, मतलब इसमें कंप्यूटर का अलग सीन है, मोटर कार का अलग सीन है और अदर एसेट्स का अलग सीन है, ठीक है। अदर एसेट्स का अलग सीन है। तो सर अदर एसेट्स के अलग सीन में क्या लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे एट द रेट 10%। तो मैंने पहले आपको परसेंटेज लिख के दिखा दिया। मैंने आपको क्या लिख के दिखा दिया बेटा? परसेंटेज लिख के दिखा दिया, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज लिख के दिखा दिया। ठीक है। तो भाई मैंने आपको ये बॉक्सेस में दिखा दिया कि भैया इनके 3 अलग अलग परसेंटेज होती है। अब सर इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब समझ लो पेपर में कैसे करना है, ठीक है। मतलब अगर 1 लाख रुपए का कंप्यूटर था स्टार्टिंग में, जब उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो सपोज कॉस्ट, कंपनी ने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, कंपनी ने 1 साल कंप्यूटर को चलाया। सर 1 साल चलाया तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगा, और डेप्रिसिएशन हमें कितना लगाना है कंप्यूटर के इसमें? 50%। तो सर 1 लाख रुपए का 50% कितना हो गया? 50,000 रुपए क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर? 50,000, ठीक है। क्या है ये? वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, या फर्स्ट ईयर लिख देता हूं, वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना है? 50,000। तो सर कंपनी ने दोबारा 1 साल और कंपनी ने यूज किया अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, तो सर रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 50,000। इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सर इसका 50%, क्योंकि 50% है तो 50% दोबारा से कितना हो गया? दोबारा से कितना हो गया 50%? 25,000। 50,000 का 50% कितना हो गया? 50,000। डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो कितना लेस करेंगे? 25,000। कितना लेस करेंगे? 25,000। तो मतलब 50 में 25 माइनस किया तो 25 बच गया, ठीक है। ये हो गई वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल कंपनी ने लैपटॉप या कंप्यूटर यूज किया, उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई? 25,000 मानेंगे हम उसकी वैल्यू। अब कंपनी, अब एम्प्लॉय कहता है, अब एम्प्लॉय खरीद रहा है। बोलो अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है? खरीद रहा है, ठीक है। तो भाई जो अब खरीद रहा है उतने पैसे कंपनी माइनस कर देगी, ठीक है। इसका मतलब 25,000 रुपए की इसकी वैल्यू है। अब कंपनी एम्प्लॉय से कहती है कि भाई हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? सर 25,000 रुपए। कंपनी कहती है कि भाई ये जो जिनको ये 2 साल पुराने लैपटॉप खरीदने हैं, क्योंकि कंपनी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वगैरह अपडेटेड रखना चाहती है हमेशा अपने ना, 1-2 साल में तो बड़ा अपडेशन हो जाता है, राइट। अब 2 साल के बाद क्या होगा? कंपनी बोलेगी कि ठीक है भाई अब हम अपने पुराने लैपटॉप निकाल रहे हैं, जिसको खरीदना है वो 10,000 रुपए देके खरीद ले। इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉय 10,000 देके खरीदता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? तो सर इसमें से 10,000 रुपए अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें से माइनस करेंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। 10,000 सपोज वापस मिल रहे हैं, 10,000 माइनस करके 15,000 रुपए का उसको बेनिफिट है, तो 15,000 रुपए उसकी इनकम में ऐड होंगे, 15,000 रुपए उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। और ये जो 50% है ये क्या है? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर।
अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो भाई ये कंप्लीटेड ईयर के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं एक दो बातें और बताऊंगा। अच्छा, यही सेम कंसेप्ट इसमें लगा देंगे, बताओ सर। यहाँ पे जैसे मैं 50-50 अगर यही सेम एग्जांपल मैं लेके चलूं तो 1 लाख रुपए, 1 लाख में 20% डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, सपोज ये गाड़ी 10 लाख की है, 10 लाख में 20% डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है, तो 20% हो गया 20,000, तो 80,000, फिर 80,000 पे 20%, 80,000 का 20% कितना हो गया 1,60,000। फिर अब सुबह 2 साल बाद गाड़ी बेच रही है कंपनी। ठीक है, गाड़ी कंपनी कहती है 5 लाख रुपए दे दो, तो भैया 8 लाख हो गया, 8 लाख में 1,60,000 माइनस किया तो 6,40,000। अब कंपनी कह रही है 5 लाख रुपए देके कोई किसी को खरीदे, खरीदो, 5 लाख रुपए तो दे दिए, तो भैया बेनिफिट कितना मिल रहा है, 1,40,000 का बेनिफिट मिल रहा है। समझ आ रही है? तो हम ऐसे इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये तो बात समझ आ गई, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं भाई, इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया। सेम पैटर्न इस पे चलाएंगे, बस 20% चलाएंगे, सेम पैटर्न इस पे चलाएंगे। अगर कंप्यूटर और मोटर कार के अलावा कोई भी चीज है कंपनी बेच रही है, फॉर एग्जांपल इसमें एसी आ जाएगा, इसमें फर्नीचर आ जाएगा, पुराने कुर्सियां है ना, कुर्सियां। अब कंपनी खरीदती है कुर्सियां, कंपनी कहती है अरे भाई अब लेटेस्ट डिजाइन आ रहा है, मैं बिल्कुल इंटीरियर चेंज कर रही हूँ, तो कंपनी पुरानी कुर्सियां बेच देती है। तो ऐसे बेच देंगे तो कंपनी एम्प्लॉय को थोड़ा फायदा पहुंचाना चाहती है कि चल ठीक है भाई तू सस्ते में खरीद ले। तो भैया सरकार बोलती है आप सस्ते में दे रहे हो, तो जो बेनिफिट उसको मिल रहा है, जो एहसान आप एक तरीके से उस पर कर रहे हो, वो एहसान उसकी इनकम में ऐड होगा, उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है भाई ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब सर इसमें इसमें कुछ बातें तो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो कुछ बातें क्या हैं मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात यह है, जिस ईयर में डेप्रिसिएशन सेल हुआ है, ठीक है, सेल वाले ईयर में, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सेम वाले जिस साल में ईयर बेचा है उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब सब वो साल के बीच में बेच रहे हैं तो उस साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि कंप्लीट ईयर तो हुआ नहीं, मैंने आपको बोला ना कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, दूसरी बात, मतलब अब सब इसमें सपोज 1 अप्रैल को खरीदा, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद फिर दोबारा 1 अप्रैल आ गई। ठीक है, फिर अब जब ये बेच रहे हैं तो सपोज 10 जुलाई को बेच रहे हैं, तो भाई कंप्लीट ईयर तो 2 ही हुए हैं ना, क्योंकि समझ आ रहा है, तीसरा ईयर भी 2 महीने यूज हो गए। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर का भी भेज रहे हैं, दूसरे ईयर में 2-3, तो 2-3 महीने यूज कर लिया कंपनी ने, तो उसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, कंप्लीटेड ईयर का होगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली क्या होता है, जिस ईयर सेल बीच में होती है तो उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि भाई अगर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, अब सर जिस साल में खरीदा है, ये तो सेल वाला ईयर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं परचेज ईयर में, किसकी बात कर रहे हैं, परचेज ईयर। अब सर जरूरी थोड़ी है कि परचेज 1 अप्रैल को ही हो, हमारा तो फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जरूरी थोड़ी 1 अप्रैल को ही हम एसी खरीद के लाएं, एसी भी हम बीच में खरीद सकते हैं। तो ये कानून बनाया गया कि भाई अगर आपने जब भी एसी खरीदा, जब भी कोई भी चीज खरीदी और उसको 100 लेस देन, मैं इधर लिख रहा हूं लेस देन 180 डेज, ठीक है, क्या किया, लेस देन 180 डेज, अगर 180 डेज से लेस है, ठीक है, तो हाफ डेप्रिसिएशन यूज होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का हाफ रेट लगेगा, तो मैं इधर लिख रहा हूं हाफ रेट। सर हाफ रेट का मतलब क्या है, अगर ये वाला केस है तो 20 का 10% हो जाएगा, ये वाला केस है तो 10 का 5%, उस साल 5% लगेगा अगर ये वाला केस है। ठीक है,
मतलब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका आधा कर देना उस साल, अगर 180 दिन से कम यूज होता है। कितना यूज होता है? 180 दिन से कम यूज होता है, ठीक है। भाई एक एक करेक्शन कर लो, एक करेक्शन मैंने, आई एम सो सॉरी, एक चीज मैंने गलत बता दी। वो चीज मैंने क्या गलत बता दी इधर, ठीक है, इसको करेक्ट करना है भाई। ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्या ये स्ट्रेट लाइन मेथड है? ये मैंने फ्लो में इसको गलत बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब क्या है? सर ये वाला एग्जांपल तो इसी के लिए फिट हो जाएगा, है ना, ये वाला एग्जांपल तो इसमें फिट हो रहा है। सर इसके लिए भी फिर एग्जांपल दे ही दो। अरे भाई सपोज एसी है, एसी 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है, 1 साल मैंने यूज किया, तो 1 साल पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10%, 10,000, ठीक है। फिर जब इसकी वैल्यू अगले साल पहुंचे तो 90,000 इसकी वैल्यू रह गई, ठीक है। फिर हम दोबारा 1 साल और यूज करें तो दोबारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे लगाने वाला ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट होती है। तो दोबारा से जब डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो वो 10,000 रुपए इसी पे लगेगा। तो अब इसकी वैल्यू रह गई 80,000। अब सपोज कंपनी एम्प्लॉय को कहती है कि भैया फ्री में ले जा, तो 80,000 रुपए इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर कंपनी कहती है 20,000 रुपए दे मुझे, तब जाके मैं ये एसेट दूंगी, तो 80 में से 20 माइनस करोगे तो 60,000 रुपए इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बात समझ आ गई? इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, ठीक है, अदर एसेट्स के केस में, राइट। अच्छा सर ये परचेज ईयर की क्या कहानी है? अरे भाई 180 दिन से कम है तो हाफ रेट लगेगा, और अगर मोर देन 180 डेज है, ठीक है, तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मतलब अगर 10% है 10% लगेगा, 20% है तो 20% लगेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो ये बात समझ आई? मेरे को भाई एक चीज बस कंफर्म करनी है, मैं एक बार बुक से एक चीज कंफर्म कर रहा हूँ। सर 180 का लेस तो बता दिया, मोर बता दिया। अगर 180 दिन होंगे तो वो इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो भाई बुक से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बुक से इनकम टैक्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इतनी सारी बातें लिखी होती हैं, इतनी सारी बातें लिखी होती हैं। चलो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं चलो कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। इक्वल टू वाला केस इसमें आएगा या इसमें आएगा, आई लेट यू नो, ठीक है। ठीक है भाई।
चलो ये बातें तो आपको समझ आ गई, राइट। अब हमारी वीडियो कितनी देर की हो गई है? आधे घंटे की वीडियो हो गई है, ठीक है। मैं इसी को कंटिन्यू करूं, एक सेकंड। भाई अगला जो टॉपिक है ना, वो आपका टॉपिक है मोटर कार, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोटर कार। चलो मैं एक काम करता हूं, मोटर कार वाला एक अलग ही वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज मैंने आपको समझा दी है, परक्विजिट में मूवेबल में यूज में क्या होता है और ट्रांसफर में क्या होता है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम मोटर कार को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोटर कार हमेशा आता ही आता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है। पहले मैं सारे प्रोविजंस करा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं कुछ क्लासेस रखूंगा जिसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन से आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय।